हेलो एंड वेलकम। दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 8 ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 से रिलेटेड कुछ RMCQs पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप अपना इस चैप्टर से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसे सबमिट करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू, वैश्वीकरण किसकी ओर जाता है? ऑप्शन 1 पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन 2 कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक अंतर। ऑप्शन 3 डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच की असमानता। या ऑप्शन 4 ग्रेटर सोशल ग्रोथ, अधिक से अधिक सामाजिक विकास। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ग्लोबलाइजेशन किसे लीड करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। जैसे कि लेफ्टिस्ट या वामपंथी जो है वो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का कंट्रोल कम से कम होता है, जिस वजह से स्टेट को वीकर सेक्शंस के प्रोटेक्शन की तरफ से भी हाथ खींचने पड़ते हैं और मार्केट कंट्रोल अर्थव्यवस्था की वजह से रिच और ज़्यादा रिच और पुअर और अधिक पुअर होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ। भारत में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, जिसका कारण है ऑप्शन 1 अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ऑप्शन 2 फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फसलों की विफलता। ऑप्शन 3 पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। या ऑप्शन 4 वाटर क्राइसिस, जल संकट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्यों फार्मर्स सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 फेलियर ऑफ क्रॉप्स। फेलियर ऑफ क्रॉप्स की वजह से जो उन्होंने लोन लिया है किसी बैंक से या किसी साहूकार से, उसे पे करने में वे अब सक्षम नहीं रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के सही विकल्प को चिन्हित करें। ऑप्शन 1 ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एन इकोनॉमिक फेनोमेनन, वैश्वीकरण विश्व रूप से एक आर्थिक घटना है। ऑप्शन 2 बिगेन इन 1990, 1990 में शुरू हुआ। ऑप्शन 3 सेम एज वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण के समान है। या ऑप्शन 4 ए मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन, एक बहुआयामी घटना है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है जो ग्लोबलाइजेशन के कंसर्न में फिट बैठता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ए मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन। ग्लोबलाइजेशन का कंसर्न सिर्फ इकोनॉमी से नहीं है, बल्कि अदर एस्पेक्ट को भी प्रभावित करता है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पॉलिटिक्स पर, स्टेट की डिसीजन मेकिंग पावर पर, सोशल पर, कल्चर पर, हर क्षेत्र पर ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ता है। तो इस तरह ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन 1 टेक्नोलॉजी, तकनीक। ऑप्शन 2 पीपल मूवमेंट, लोगों की आवाजाही। ऑप्शन 3 पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। या ऑप्शन 4 यूएनओ रिजोल्यूशन, संयुक्त राष्ट्र के संकल्प। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा मेन कॉज है ग्लोबलाइजेशन का? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 टेक्नोलॉजी, तकनीकी। देखिए ग्लोबलाइजेशन तो पहले भी था। हम एंशिएंट पीरियड में देखें तो भारत प्रोडक्ट्स की सप्लाई उस समय भी करता था, टेक्सटाइल स्पाइसेस का ट्रेड उस समय भी था। लेकिन अब इस दौर को हम क्यों ग्लोबलाइजेशन का नाम दे रहे हैं? इसमें ऐसा नया क्या है? तो इसमें ऐसा नया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज हम टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत इजीली कनेक्टेड हैं। इंफॉर्मेशंस हम पल भर में साझा करते हैं। इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे दुनिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी का मेन कॉज है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड लीड टू। दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका से निम्न में से किसमें से वृद्धि होगी?
ऑप्शन 1 रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों की क्षमता में कमी। ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों की बढ़ती भूमिका। ऑप्शन 3 इनएफिशिएंसी, अक्षमता। या ऑप्शन 4 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का शोषण। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। एमएनसी की बढ़ते हुए रोल से किस पर प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट। एमएनसीज का रोल बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट को आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के रूल्स कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। मतलब सरकार खुद से कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रह गई है। एमएनसीज आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के दबाव के कारण ही सरकार को वेलफेयर स्कीम से हाथ खींचने पड़ रहे हैं। सब्सिडीज लगातार कम या ख़त्म की जा रही हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट की कैपेसिटी अब कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों में से एक है। ऑप्शन 1 रिवाइवल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्यों का पुनरुद्धार। ऑप्शन 2 मिनिमलिस्ट स्टेट, राज्य की न्यूनतम भूमिका। ऑप्शन 3 डिक्रीजिंग रोल ऑफ एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी की घटती भूमिका। ऑप्शन 4 बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मिनिमलिस्ट स्टेट। अभी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी डाउन हो रही है, सरकार वेलफेयर स्कीम से हाथ खींच रही है, पब्लिक सेक्टर का लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो अब सरकार की भूमिका सिर्फ एक पुलिस स्टेट, देश की सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस आदि तक ही सीमित होती जा रही है। तो और वेलफेयर स्टेट वाली भूमिका लगातार कम या ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग। ऑप्शन 1 सिमिलर, ऑप्शन 2 टाइपिकल, ऑप्शन 3 डिस्टिंक्टिव, ऑप्शन 4 ट्रांसपेरेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा कल्चरल इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 डिस्टिंक्टिव। क्योंकि कुछ कल्चर्स को हम अडॉप्ट करते हैं और कुछ कल्चर्स हमारे बने रहते हैं, तो इस तरह एक प्रकार का मिक्स्ड कल्चर वाली व्यवस्थाएं फॉलो हो रही हैं। जैसे कि हमने जीन्स को अडॉप्ट किया और अमेरिका में जीन्स के साथ कुर्ता पहना जाता है, जिसे हमारे यहाँ भी पहना जाता है। तो इस तरह का एक डिस्टिंक्टिव विशिष्ट कल्चर की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमॉन्ग। आर्थिक वैश्वीकरण में अधिक से अधिक किसका आर्थिक प्रभाव शामिल है। ऑप्शन 1 2 कंट्रीज, ऑप्शन 2 डिफरेंट कंट्रीज, ऑप्शन 3 स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज, या ऑप्शन 4 डिफरेंट कारपोरेशंस। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किनके बीच इकोनॉमिक फ्लो तेजी के साथ होता है ग्लोबलाइजेशन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 डिफरेंट कंट्रीज। विभिन्न देशों के बीच इकोनॉमिक फ्लो तेजी के साथ होता है, अर्थात अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक का प्रभाव दूसरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। मतलब एक देश का शेयर मार्केट डाउन होता है तो उसका असर अदर कंट्रीज पर भी पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका में आई महामंदी का असर संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉजेसेस 8 थ्रेट टू। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से कौन सा खतरा पैदा हो गया है। ऑप्शन 1 कल्चरल्स इन द वर्ल्ड, ऑप्शन 2 बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन 3 पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, या ऑप्शन 4 इकोनॉमिक कंडीशन इन द वर्ल्ड। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कल्चरल इफेक्ट से कौन सा खतरा बना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कल्चर्स इन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से विश्व की संस्कृतियों का खतरा पैदा हो गया है, अर्थात छोटे देश या डेवलपिंग कंट्रीज़ के कल्चर्स पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ खासतौर पर अमेरिका का वर्चस्व कल्चर पर भी पड़ रहा है। आज गरीब व्यक्ति भी बर्गर, पिज्ज़ा, कोका कोला पीने में अपनी शान समझता है। वेस्टर्न ड्रेसेस का प्रभाव बहुत अधिक देखा जा रहा है
ये सभी चीज़ें ना मिलने पर एक व्यक्ति खुद को बैकवर्ड मानता है या हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1986-87 द ओवरऑल फिस्कल डिफिसिट ऑफ इंडिया टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1986-87 में भारत के समग्र राजकोषीय घाटे ने कितने जीडीपी के उच्च स्तर को छू लिया था? ऑप्शन 1 5% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन 2 7% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन 3 9% ऑफ जीडीपी, ऑप्शन 4 10% ऑफ जीडीपी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 9% ऑफ जीडीपी, जिसमें फिस्कल डिफिसिट राजकोषीय घाटा हाई लेवल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस ऑप्शन 1 नेशनल बाउंड्रीज, ऑप्शन 2 स्टेट, ऑप्शन 3 विलेज या ऑप्शन 4 रीजनल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किनके बीच आइडियाज़ का फ्लो बढ़ा है तेजी के साथ ग्लोबलाइजेशन के एरा में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 नेशनल बाउंड्रीज। ग्लोबलाइजेशन जिसमें टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की अहम भूमिका है। आज इंटरनेट पर सर्च करके हम कोई भी जानकारी पल भर में ले सकते हैं, जिसमें आज के समय में आइडियाज़ का फ्लो बहुत तेज़ी के साथ होता है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज आर्थिक वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है ऑप्शन 1 इम्पैक्ट ऑफ मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन 2 बैन ऑन एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध, ऑप्शन 3 इनेबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय डिफरेंट कंट्रीज प्रोडक्ट, विभिन्न देशों के उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों की अक्षमता, ऑप्शन 4 इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इम्पैक्ट ऑफ मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक घटनाओं का प्रभाव। मतलब अगर किसी एक देश की इकोनॉमी डाउन होती है तो उसका असर ग्लोबली होता है। आज जैसे कि हमारा शेयर मार्केट अगर डाउन होता है या अप होता है तो उसका कॉज हमें किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में देखने को भी मिलता है, जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी का प्रभाव हमारे शेयर मार्केट पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड जेलेसीज एंड राइवलरीज बिटवीन कंट्रीज हैव नॉट सीज टू मैटर इन, देशों के बीच पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता किस चीज़ में मायने नहीं रखती है? ऑप्शन 1 वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दुनिया की राजनीति, ऑप्शन 2 नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन 3 स्टेट पॉलिटिक्स, राज्य की राजनीति या ऑप्शन 4 सोशल वेलबींग, सामाजिक खुशहाली। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। पुराना मनमुटाव आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है, किस रूप में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति। ओल्ड जेलेसीज जैसे कि ब्रिटेन ने हमारा लंबे समय तक शोषण किया था, लेकिन आज हमारे उसके साथ अच्छे रिलेशन हैं। अमेरिका के साथ हमारे संबंध 91 तक बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन आज के दौर में हमारे संबंध अमेरिका से बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स प्रैग्मेटिज्म पर आधारित होती है, अर्थात पुरानी ईर्ष्या को ध्यान में नहीं रखकर आज की सिचुएशंस, इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रिलेशंस निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एम्फेसाइज इज लेड ऑन द, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किस पर जोर दिया गया है? ऑप्शन 1 पॉलिटिकल सेफ्टी नेट्स, ऑप्शन 2 कल्चरल सेफ्टी नेट्स, ऑप्शन 3 सोशल सेफ्टी नेट्स या ऑप्शन 4 इकोनॉमिक सेफ्टी नेट्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सोशल सेफ्टी नेट। आज इंटरनेट सोशल मीडिया का यूज जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है उसका नेगेटिव इफेक्ट भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो इसे टैकल करने के लिए सोशल सेफ्टी नेट की ज़रूरत है। एजुकेशन या अदर मास मीडिया के द्वारा इन नेगेटिव इम्पैक्ट को के प्रति जागरूक किया जा सकता है ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पर और नेक्स्ट जनरेशन पर ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री मार्केट इज द बेसिस ऑफ द। मुक्त बाजार का आधार है ऑप्शन 1 टोटलिटेरियन सोसाइटी, ऑप्शन 2 फ्री एंड जस्ट सोसाइटी, ऑप्शन 3 कन्वेंशनल सोसाइटी या ऑप्शन 4 ऑथोरिटेरियन सोसाइटी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है आधार मुक्त बाजार का, फ्री मार्केट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 फ्री एंड जस्ट सोसाइटी। फ्री मार्केट में गुड्स का सर्विसेज का फ्री फ्लो होता है विदाउट गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है मार्केट में, इकोनॉमी में। और बाजार जो है वो जस्ट सोसाइटी, समाज की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सोशल फोरम इज। विश्व सामाजिक मंच है एक, ऑप्शन 1 पॉलिटिकल पार्टी, ऑप्शन 2 ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ऑप्शन 3 विमेन ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन 4 प्रो ग्लोबलाइजेशन प्लेटफॉर्म। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है वर्ल्ड सोशल फोरम? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ग्लोबल प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड सोशल फोरम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विश्व के तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आकर मिलते हैं, एनुअल मीटिंग करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी ब्राज़ील में जनवरी 2001 में। तो इस वर्ल्ड सोशल फोरम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूनाइटेड नेशन एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑपरेशन बनाना या अदर प्रॉब्लम्स जैसे इन्वायरमेंट, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, पीस, सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ पर डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग। वैश्वीकरण से प्रत्येक संस्कृति बन जाती है ऑप्शन 1 मोर डिफरेंट, ऑप्शन 2 मोर डिस्टिंक्टिव, ऑप्शन 3 मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव या ऑप्शन 4 मोर ट्रांसपेरेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कल्चरल इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। मतलब एक देश का कल्चर दूसरे पर प्रभाव डालता है, जैसे कि हमारे खान पान पहनावे पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे मिक्स्ड कल्चर की वजह से कल्चर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नीम प्लांट पेटेंट वाज टेकन बाय मल्टीनेशनल्स ऑफ। नीम के पौधे का पेटेंट किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 यूएसए, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 चाइना या 4 जापान। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस कंट्री की मल्टीनेशनल्स के द्वारा नीम का पेटेंट किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यूएसए, अमेरिका। ईपीओ यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा नीम का पेटेंट राइट अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मल्टीनेशनल को दिया गया था, लेकिन ये राइट वर्ष 2000 में इंडिया की अपील पर रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया का कहना था कि नीम का उपयोग हमारे यहाँ पर सदियों से होता आया है और ये अदर जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे पीनट्स ऑयल, शुगर केन, कॉर्न की तरह ही है जिसका पेटेंट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह अमेरिका को ये दिया गया, ये पेटेंट राइट वर्ष 2000 में रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज फॉर्मली क्रिएटेड इन जुलाई 1944 ड्यूरिंग द। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष औपचारिक रूप से जुलाई 1944 में किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन 3 यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी कमेटी या ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल डेवलपमेंट कमीशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसके द्वारा बनाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ?
इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 को, जिसमें 44 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा IBRD बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी इस्टेब्लिश किया गया था, जो बाद में वर्ल्ड बैंक का पार्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट WSF मीटिंग वाज हेल्ड इन। पहली WSF बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन 1 1987, ऑप्शन 2 1997, ऑप्शन 3 2001 या ऑप्शन 4 2004। सोचिए कब हुई थी WSF मीटिंग? फर्स्ट WSF मीटिंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 2001। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम जो इस्टेब्लिशमेंट जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 2001 में, और इसकी फर्स्ट मीटिंग भी जनवरी 2001 में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। तो इस चैप्टर में इतना ही, और इसी के साथ आपकी ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। कोशिश रहेगी सेकंड बुक के MCQs भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएँ। ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।